नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे कंसेप्ट पर है जो हर रोज आपके पॉकेट मनी से लेके देश की इकोनॉमी तक को अफेक्ट करती है और वो है इन्फ्लेशन। आज हम समझेंगे इन्फ्लेशन क्या है सिंपल शब्दों में, इसके टाइप्स क्या है, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI में क्या फर्क है। और साथ ही हम देखेंगे UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उन्हें सॉल्व करना भी सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीधी भाषा में इन्फ्लेशन का मतलब है चीज़ों के दाम का बढ़ना। कल जो मोबाइल आप 10,000 रुपए में खरीद सकते थे, आज वही 11,000 का मिल रहा है, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। 100 रुपए अब 100 रुपए का नहीं रहा। यही है इन्फ्लेशन। कल अगर आपके हाथ में 10,000 रुपए होते तो आप एक फ़ोन खरीद पाते, पर इस साल वही फ़ोन की कीमत 11,000 हो गई, मतलब उसका दाम बढ़ गया। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन होता कैसे है? इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो दाम बढ़ेंगे। सोचिए दिवाली आने वाली है और सब लोग नए टीवी लेना चाहते हैं, मगर फैक्ट्रीज में उतने टीवी नहीं बन पा रहे हैं, तो जो टीवी है उसकी कंपटीशन बढ़ गई और कंपनीज उसका दाम बढ़ा देंगी। यही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नहीं समझा तो पॉज करके वापस सुनिएगा। कोई चीज़ की डिमांड आखिर बढ़ती क्यों है? सबसे पहले तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होता है, लोग अमीर हो गए हैं, तो उनको ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है। दूसरा, गवर्नमेंट का फिस्कल स्टिमुलस। गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, जैसे कि टैक्स कम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ों से पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होगा और वो ज़्यादा खर्च करना चाहेगी, तो ज़्यादा चीज़ों के पीछे डिमांड बढ़ेगी। और यदि उसका सप्लाई सेम रहा तो इस डिमांड पुल की वजह से वो जो कम क्वांटिटी में सप्लाई है, वही रेयर जो कमोडिटीज है उसके प्राइस अब बढ़ जाएंगे। अब इसी कंसेप्ट पर एक PYQ आया था इन UPSC 2021 with reference to Indian economy. Demand pull inflation can be increased or caused by which of the following? अभी हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कंसेप्ट पूरा सीखा कि यदि कोई चीज़ का सप्लाई कांस्टेंट है, टीवी उतने ही बनेंगे फैक्ट्रीज में, पर उसकी डिमांड बढ़ गई है, दिवाली के कारण सबको टीवीज खरीदने हैं, तब उस एक टीवी का दाम बढ़ जाएगा। और लोग क्यों टीवी खरीदना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके हाथ में उतने पैसे हैं, उनको उस चीज़ की इतनी ज़रूरत लग रही है। अब वो पैसे आए कैसे? अभी हमने ऊपर सीखा था, या तो गवर्नमेंट की कोई एक्सपेंशनरी पॉलिसी है जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से फिस्कल स्टिमुलस है। फोर्थ ऑप्शन को आप देखेंगे, एक हायर परचेजिंग पावर है, मतलब लोग अब परचेजिंग पावर रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस, और फिफ्थ ऑप्शन है राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इन चीज़ों से डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कोई लेना देना नहीं। देखिए, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस, इस ऑप्शन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर इज गेटिंग 100 रुपीज एज अ वेज and inflation in the economy increases to 5%. So the wage of worker will also increase by 5%. That is 100 से 105. So effective change in the wage is 0. And this effective change does not increase or decrease the purchasing power. So it will not lead to a demand pull inflation in the economy. अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो उसी रफ्तार से वेज भी बढ़ गई। इन्फ्लेशन इंडेक्स करके वेज का बढ़ना, तो इससे कोई अंतर नहीं होता इंसान के परचेजिंग पावर पे। ठीक है। सिमिलरली, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, दिस ऑप्शन विल हैव नो इफेक्ट ऑन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एज राइजिंग इंटरेस्ट रेट, तो लोन महंगा कर दिया जाएगा जिससे डिमांड कम हो जाएगी। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका है, ना कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ाने का। ऑलराइट, सो इसकी ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से सही जवाब है 1, 2 and 4 ओनली, क्योंकि थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब दूसरा देखते हैं रीजन फॉर इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें प्रॉब्लम सप्लाई साइड में होती है। मान लीजिए क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया,
तो पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रक चलाने का कॉस्ट बढ़ गया, गुड्स फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचने का कॉस्ट बढ़ गया, तो आखिर में आपको हर चीज महंगी मिलेगी। यहाँ पे डिमांड नहीं बढ़ी, लेकिन कॉस्ट बढ़ने से प्राइस बढ़ गया। अब दोनों टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को समझने के बाद एक इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? रिसेशन में क्या होता है? डिमांड कम होती है, लोग खर्चा नहीं करते, कंपनीज का प्रोडक्शन रुक जाता है। तो रिसेशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? वो इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ाएगी। और इसको किस तरह से किया जाएगा? इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। ऑफ कोर्स यस, गवर्नमेंट नए रोड ब्रिजेस बनाएगी जिससे लोगों को नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा और फिर डिमांड बढ़ेगी। और अगर गवर्नमेंट रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स करती है, ये नहीं, ये तो रिसेशन को और गहरा कर देगी, लोगों के हाथ में पैसे ही नहीं रहेंगे। तो सही जवाब इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी है। पॉज करके क्वेश्चन को देखिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम देखेंगे, इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट को फाइनेंस करना। गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा नहीं चला पा रही है तो पैसे कहाँ से लाए? पब्लिक से उधार ले, बॉन्ड्स बेचकर। इससे इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता रहेगा। बैंक से उधार ले, थोड़ा ज्यादा इन्फ्लेशनरी हो सकता है। नए पैसे प्रिंट करें, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी में एकदम से बहुत सारा नया पैसा आ जाता है, लेकिन उतनी चीजें बन नहीं पाती। जैसे ही ज्यादा पैसा कम चीजों के पीछे भागना शुरू करता है, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, इसका मतलब इन्फ्लेशन आती है। अब यही कॉन्सेप्ट पे दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी 2021 और 2013 में। Which of the following is likely to be the most inflationary in its effect? अभी हमने देखा, आपको पता चल गया है सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी कौन सा तरीका है? नए पैसे को प्रिंट करना, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। दोनों साल का जवाब एक ही था, ऑप्शन डी। ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अब हम देखते हैं नया कॉन्सेप्ट WPI वर्सेस CPI। इसमें डिफरेंस, दोनों इन्फ्लेशन मेजर करती है लेकिन अलग अलग लेवल पे। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI वर्सेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। टेबल को देखिएगा स्क्रीन पर। होलसेल लेवल पे गुड्स के प्राइस यानी फैक्ट्री या मंडी का भाव, रिटेल पे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस यानी आपके घर के नजदीक की दुकान के भाव। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स सिर्फ गुड्स को कवर करता है। CPI गुड्स और सर्विसेज दोनों को कवर करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स फूड का वेट कम होता है इसमें, लेकिन CPI में फूड का वेट ज्यादा होता है, खासकर इंडिया में। होलसेल प्राइस इंडेक्स सिर्फ बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स के लिए, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉमन आदमी के लिए है। RBI अब CPI को अपना मेन इंडिकेटर मानती है पॉलिसी रेट्स डिसाइड करने के लिए। तो बस याद रखने की बात है, WPI होलसेल के लिए, गुड्स ओनली, और इसमें फूड का वेटेज कम होता है। CPI कंज्यूमर, जिसमें गुड्स प्लस सर्विसेज है और फूड का वेट ज्यादा होता है। चलो इसी कंसेप्ट पर एक PYQ देखते हैं। ठीक है, 2020 में पूछा गया था, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में RBI ने अभी CPI को अडॉप्ट किया है, ना WPI एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। चलो कुछ छोटे सवालों को जल्दी से सॉल्व करते हैं। नंबर 1, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अब ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें सिर्फ थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कम पैसे सर्कुलेशन में आएंगे तो डिमांड कम होगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के तरीके पर एक सवाल आ गया, आप पॉज करके आराम से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। आप इसमें सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे, ये कतई रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आप इसको खुद समझिएगा कि इन्फ्लेशन अब कैसे बेनिफिट करेगा डेटर्स को। मान लीजिए आपने 1000 रुपए उधार लिए थे और किसी ने आपको वो पैसे उधार दिए थे। अगर इन्फ्लेशन होगा 10%, तो अगले साल वो 1000 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। तो किसको फायदा होगा इसमें? अगर आपको किसी ने 1000 रुपए उधार दिए, नेक्स्ट ईयर उस 1000 रुपए को ही आप रिटर्न करेंगे, 1000 से ज्यादा तो आप रिटर्न नहीं करेंगे। अब आपने 1000 ही रुपए रिटर्न किए, लेकिन चीजों की कीमत या चीजों के दाम बढ़ गए हैं। कल जो शर्ट आपने 1000 में खरीदा था, आज वो 1200 का हो गया। जो डेटर है उसको वो 1000 रुपए का शर्ट अब 1200 में उसको 200 रुपए अपनी जेब से डालने पड़ेंगे। तो इन्फ्लेशन जो है आपको बेनिफिट करेगा जिसने उधार लिया था, ना कि उस इंसान को जिसने उधार दिया था। ठीक है, डेटर और बॉन्ड होल्डर में यही फर्क। डेटर मतलब जिसने उधार लिया, बॉन्ड होल्डर मतलब जिसने उधार दिया। तो इन्फ्लेशन किसको बेनिफिट करेगा?
जिसने उधार लिया था उसको, ना कि उसको जिसने उधार दिया था, क्योंकि पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी और आप तो उतना ही रिटर्न करोगे जितना आपने लिया था, राइट। तो इस पर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था। अब आप देखेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंडिया हैज एक्सपीरियंस पर्सिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन, इसके रीजंस पर क्वेश्चन था। अब इसका आप आंसर देखेंगे, आंसर इज ओनली 2 and 3 बिकॉज कोई कल्टिवेशन एरिया डिक्रीज नहीं हुआ था, कल्टिवेशन एरिया इनफैक्ट इंक्रीज हुआ था। तो दोस्तों आप आज सीख रहे हैं या सीख लिया आपने इन्फ्लेशन, दामों का बढ़ना, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों के अलग अलग वजह, सीपीआर डब्ल्यूपीआर में डिफरेंस, और साथ ही हमने 8 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। And please log on to www.askuk.com to live practice such previous year questions as well as practice tests and join in the AI revolution based on self-study, the new era of UPSC preparation. शुक्रिया, जय हिंद।